आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन और क्रोनिक बीमारी लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस LSC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LSC बोला जाता है, या फिर कुछ डॉक्टर्स इसको न्यूरोडर्मेटाइटिस का नाम देते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह एक बहुत ही सामान्य बीमारी है जो कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों को अफेक्ट करती है। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा प्रिवलेंस फीमेल्स में ज़्यादा पाया गया है। ये जो बीमारी होती है ये अपने आप हो सकती है या फिर किसी दूसरे स्किन बीमारी के सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हो सकती है। मतलब कि जैसे कि आपको कोई दूसरी बीमारी हो, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोरायसिस, टीनिया या फिर एक्जिमा, इस तरह के पैचेज हों और जिसमें कि थोड़ी बहुत खुजली हो और उसमें आपने खुजली किया जिससे कि ये बीमारी पैदा हुई और फिर इस बीमारी में खुजली पैदा हुई और इस तरह से व्यक्ति खुजली करते जाता है और निशान जो होता है मोटा होते जाता है। जो LSC की परेशानी होती है इसमें व्यक्ति को विशेष करके खुजली के लक्षण होता है। मतलब उसे एपिसोड्स, मतलब ऐसे जैसे बीच बीच में ऐसे एपिसोड्स आएंगे, मतलब जिसमें कि खुद आदमी रोक नहीं पाता है और ऐसा मन करेगा कि बहुत तेज़ी से उस एरिया को खुजा दो, उस पैच को खुजा दो, उसको कट कर दो, छील दो। इस तरह के ऐसे एपिसोड्स होते हैं। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा, बीच बीच में ऐसा फेजेज आएंगे जब इस तरह का करने का मन करेगा। तो इसमें जो होता है कि जो स्किन के निशान होते हैं वो ज़्यादातर लोगों में पैर के हिस्से में, निचले पैर के हिस्से में अफेक्ट कर सकता है, गर्दन पे कर सकता है। इसके अलावा बॉडी के दूसरे साइड भी इसमें अफेक्ट हो सकते हैं। एक विशेष जगह का मेंशन मैं करना चाहूँगा जो कि इस बीमारी में विशेष मेंशन चाहिए जिसको, तो LSC स्क्रोटम का पुरुषों में जो अंडकोश की चमड़ी है वहाँ की स्किन इस बीमारी में काफ़ी लोगों में अफेक्ट होती है। और स्त्रियों में जो बाहर का जेनाइटल्स वल्वा है वहाँ पर यूरिन का जो रास्ता है वहाँ पर इस बीमारी में ये बीमारी अफेक्ट कर सकती है। तो इस बीमारी में आखिर होता क्या, लक्षण क्या होते हैं? तो इस बीमारी में जो स्किन होती है वहाँ की वो मोटी हो जाती है। वहाँ की स्किन जो मार्किंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जो स्किन की मतलब कि स्किन की जो लाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। स्किन वहाँ की मोटी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है और उस मोटी खुरदुरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा खुजली होगा व्यक्ति को। और कभी कभी व्यक्ति ज़्यादा खुजला देता है तो उस जगह पर खून निकल जाता है, घाव बन जाता है, अल्सरेशन हो जाता है। तो इस बीमारी में जैसे ये बीमारी का कारण जो हुआ वो खुजली है। मतलब जैसे कहीं पे खुजली हुआ और आपने वहाँ पर खुजला दिया तो खुजलाने की वजह से हमारी स्किन में एक रिस्पॉन्स पैदा होता है जिससे कि वहाँ की स्किन मोटी हो जाती है और काली हो जाती है। और फिर जो मोटी और डार्क स्किन है उसमें और ज़्यादा खुजली होगी, जिसको बोला जाता है इच स्क्रैच साइकिल। मतलब एक विशियस साइकिल है कि जैसे आपने खुजली किया, वहाँ की स्किन डार्क हुई, मोटी हुई, अब जो मोटी स्किन है उसमें और ज़्यादा खुजली होगी और ज़्यादा टेम्पटेशन होगा कि और ज़्यादा खुजली करें। तो एक तरह से ये विशियस साइकिल बन गई कि खुजली हुई, फिर स्किन मोटी हुई, फिर मोटी स्किन में और खुजली हुई, खुजली किया आपने, फिर स्किन मोटी हुई। मतलब कि ये चलता रहता है। ये दोनों प्रोसेस, खुजली होना और स्किन मोटे होना, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं, ऑगमेंट करते जाते हैं और व्यक्ति की परेशानी बढ़ती चली जाती है। तो ये जो डिजीज़ है ये किसी दूसरे डिजीज़ के रिस्पॉन्स में हो सकती है। जैसे आपको दाद की बीमारी है, आपकी जांघ में या कूल्हे पे, वहाँ पे आपने खुजली शुरू किया और उसके रिस्पॉन्स में वहाँ की चमड़ी मोटी होती गई और उसमें खुजली होती गई। या फिर कभी कभी अपने आप भी हो जाता है। तो अपने आप उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड हों या कुछ लाइफ में स्ट्रेसफुल पीरियड हो उस दौरान ये बीमारी पैदा हो सकती है खुद ब खुद। ये जो बीमारी होती है इसकी डायग्नोसिस आपका डॉक्टर बहुत आसानी से कर लेता है। इसमें क्लिनिकली देख करके इस बीमारी को डायग्नोसिस कर ली जाती है। मतलब ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट डिजीज़ नहीं है डॉक्टर के लिए डायग्नोस करना। बहुत थोड़ी सी बीमारियां होती हैं, कुछ जैसे हाइपरट्रॉफिक लाइकेन प्लेनस या फिर लाइकेनिफाइड सोरायसिस या इसी तरह के कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिसमें डॉक्टर्स को कभी कभी कन्फ्यूज़न आता है। तो वो आपका डॉक्टर बायोप्सी, इस तरह की कुछ जाँच के द्वारा ज़रूरत पड़ने पे आपका डॉक्टर जांच का सलाह दे सकता है और इस बीमारी की तह तक जाया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है कि आखिर इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या हो।
तो एक पेशेंट के तौर पर कुछ मेजर्स जो होते हैं आपको अपनाने होंगे और कुछ चीज़ें आपकी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। इससे जो होती है ये बीमारी की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि इसमें आपको खुद रजिस्ट करना है, खुद कोशिश करना है कि जो पैचेस में खुजली हो रही है उस पैचेस में खुजली ना करें, उसमें कोशिश करें कि उसको खुद मतलब रजिस्ट करने की कोशिश करें कि उन पैचेस में खुजली आपको नहीं करना है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है कि नाखून जो है, नाखून हमेशा काट के रखना है। बिना नाखून के जो हम स्क्रैच करते हैं उससे हमारी स्किन पे जो डैमेज होता है वो यदि हम नाखून वाली उंगली से स्क्रैच करते हैं तो वो कई गुना ज़्यादा होती है। मतलब जो नाखून होती है हमारी स्किन पे कई गुना ज़्यादा ट्रॉमा पैदा करता है बजाय बिना नाखून के यदि हम खुजली करें। ये बहुत ही छोटी चीज़ लगेगी लेकिन इस बीमारी के इलाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनाती है कि यदि आप नाखून बड़े रखेंगे तो स्किन ज़्यादा ट्रॉमा होगी, फिर वो स्किन और ज़्यादा थिक होगी, और जब स्किन ज़्यादा थिक होगी तो उसमें और ज़्यादा खुजली होगी। तो इसमें नाखून आपको हमेशा छोटे रखने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम रात में सोए रहते हैं, हमारे पैचेस में खुजली शुरू हुई और हमारा माइंड ने उस एरिया में खुजली करा लिया, और यदि आप नाखून बड़े रखेंगे तो फिर उस एरिया में ज़्यादा डैमेज पहुँचेगी, फिर वो स्किन ज़्यादा मोटी भी हो जाएगी और ये बीमारी ठीक होने में मुश्किल पैदा होगी। यदि आपको लग रहा है कि इचिंग का रोक पाना मुश्किल है तो आप कपड़े पहन सकते हैं। जैसे हाथ पे है तो फुल स्लीव के कपड़े पहन लिए, पैर में है तो मोजे पहन लिए। इससे क्या होगा कि कपड़े के ऊपर से उतनी ज़्यादा ट्रॉमा नहीं पहुंच पाएगी और हमारा जो डिजीज़ प्रोग्रेशन है वो थोड़ा सा हाल्ट होगा। दूसरा चीज़, आप लूज कपड़े पहने, कॉटन के थिन लूज कंफर्टेबल कपड़े पहने जिससे कि वहाँ की स्किन कम से कम इरिटेट हो, कूल काम इन्वायरमेंट में रहें थोड़े ठंडे जगह पे, जिससे कि वहाँ की स्किन कम से कम इरिटेट हो और वहाँ पे कम से कम खुजली हो, जिससे कि इस साइकिल को ब्रेक किया जा सके। एक डॉक्टर के तौर पर जो इसमें ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कुछ दवाइयों का डॉक्टर आपका इस्तेमाल करेगा। जैसे कि लगाने वाली दवाइयों में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ हैं वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना यूज करें, क्योंकि यदि ज़्यादा इस्तेमाल कर दी गई या फिर स्किन के बाहर के एरिया में स्किन कर दी गई तो स्किन पतली हो सकती है, उसका रंग उड़ सकता है, सफ़ेदी आ सकती है। तो केवल डॉक्टर के निर्देश में ही करें। इसके अलावा दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे टैक्रोलिमस, पाइमेक्रोलिमस, कैल्सीपोट्रायल, डॉक्सिपिन नाम की तमाम दवाइयाँ आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, उसे नियमित लगाएं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर यदि कोई पैच बहुत ही मोटा है तो उस पैच में डायरेक्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयों के इंजेक्शन्स आते हैं, तो इंजेक्शन उस पैच के अंदर ही लगा दिया जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। अब कुछ लोगों को इंजेक्शन के नाम पर काफ़ी ज़्यादा फियर बैठ जाता है कि मतलब थोड़ा ख़तरनाक सा महसूस फीलिंग आती है, कुछ डरावना सा महसूस होता है कि सीधे आप चमड़ी के निशान के अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं। तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आपका मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट रेगुलरली ये इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता है कि कितने डोज पर ये सेफ़ है, कितना सुरक्षित है, स्किन की एट्रोफी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ये आपका डॉक्टर अच्छे से अवेयर होता है। दूसरा, जैसे कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयों की बात हुई है तो उन दवाइयों की इफिकेसी बढ़ाने के लिए आपका डॉक्टर साथ में सैलिसिलिक एसिड नाम का कंपाउंड भी साथ में प्रिस्क्राइब कर सकता है। एक ही क्रीम में स्टेरॉइड प्लस सैलिसिलिक एसिड हो सकता है या फिर अलग से भी हो सकता है। कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ने पे ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की भी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। साधारणतः ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ थोड़े समय के लिए दी जाती हैं, बहुत ही थोड़े समय के लिए। ये दवाइयाँ काफ़ी कारगर होती हैं, बहुत ही तेज़ काम करती हैं। खाने वाली दवाइयों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ हैं इस बीमारी के लिए वो है ओरल एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवाइयाँ, जिसमें कि लीवोसेट्रोजिन, डेस्लोरेटिडिन, फेक्सोफेनेडिन, बिलास्टिन नाम की दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इस दवाइयों का आपके बॉडी वेट के हिसाब से डोज हो सकता है, आपकी उम्र के हिसाब से दवाइयों का डोज आपका डॉक्टर चेंज कर सकता है। कुछ रिकैल्सिट्रेंट केसेस में ओरल इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयाँ जैसे एजाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट नाम की या फिर साइक्लोस्पोरिन नाम की दवाइयाँ भी आपका डॉक्टर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जितने भी खाने वाली या लगाने वाली दवाइयाँ हैं ये खुद
बाज़ार से लेकर के ना यूज़ करें, ये किसी न किसी डॉक्टर के परामर्श से ही करें। एक जो सेकंड चीज़ ये होती है इस बीमारी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब व्यक्ति की खुजली ख़त्म हो जाती है तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनकी बीमारी ख़त्म हो चुकी है, और अक्सर जैसे ही आराम मिलता है, जैसे ही खुजली में आराम मिला, लोग दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। यदि आप दवाइयाँ शुरुआती स्टेज में ही बंद कर देंगे तो फिर ये बीमारी थोड़े दिन में पनप करके वापस आएगी। तो इसको जब तक ये पैच पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, जब तक आपका डॉक्टर ये ना कह दे कि अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तब तक ट्रीटमेंट बंद ना करें और ट्रीटमेंट चलाते रहें, नियमित उसका सेवन करते रहें। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ मरीजों में कि थोड़े समय के बाद ये बीमारी वापस आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बीमारी बार बार वापस आ जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको फिर से अपने डॉक्टर से मिल करके दोबारा ट्रीटमेंट प्लान करवाना होगा, और सही से ट्रीटमेंट किया जाए तो मैक्सिमम लोगों में इस बीमारी से परमानेंट मुक्ति मिल सकती है। थैंक यू।